नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सबके सॉल्यूशंस हम देखेंगे छोटे छोटे वीडियो में। इससे पहले बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब मैंने अपलोड कर दिए हैं विथ मास्टर वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन होता है, तांबा में भी न्यूट्रॉन होता है। तो इसका विकल्प सी इसका सही आंसर है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें, हाइड्रोजन में। कुछ संबंधित पॉइंट को देख लेते हैं। एक तो पहला पॉइंट यह है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में 1932 में कर दिया था। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि परमाणु के नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल करके साथ साथ करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक होता है, ये तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, कुछ फैक्ट इसमें भी है, मतलब इसके व्याख्या में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक, जिसको प्रोटियम कहते हैं, में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जो साधारण हाइड्रोजन होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये तो क्वेश्चन पूछा था कि न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में नहीं होता है। लेकिन जो भारी हाइड्रोजन समस्थानिक होता है, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका यूज परमाणु मंदक के रूप में किया जाता है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो होता है, जिसको ट्राइटियम बोलते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जो साधारण होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो आंसर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, कभी कभी और क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरॉन किसका इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। नेफ्रॉन किसका इकाई है? किडनी का इकाई है। तो ये इकाई संबंधित कुछ फेम वाली बातें थी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सारी चीज़ें एक इकाई के बारे में और था, जैसे एक होता है वाट। वाट किसका इकाई होता है? विद्युत शक्ति का इकाई होता है। तो मैं एक बार सब फिर से बोल देता हूँ। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का इकाई होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है, नेफ्रॉन किडनी का इकाई होता है, और वाट विद्युत शक्ति की इकाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब देखिए एक और आ गया। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। फिर से बोल देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, वाट विद्युत शक्ति का इकाई है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई है, नेफ्रॉन किडनी का इकाई है, और एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का इकाई है। इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ, फिर भी पढ़ देता हूँ। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है, ये अब पूछा जा चुका है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे बताइएगा, दूरी की सबसे बड़ी मापन इकाई कौन सी है? चलिए मैं ही बताता हूँ, पारसेक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन में मतलब व्याख्या में वही लिखा हुआ, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। आपने सुना ही होगा कि 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलते हैं? अपश्रव्य ध्वनि, मतलब इसको सुना नहीं जा सकता। और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक वो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 से ज़्यादा जिसकी आवृत्ति है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको सुना नहीं जा सकता है, मतलब मानव के कान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में जो प्रयोग होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये लिखा हुआ है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो में भी होता है, टेलीविजन में भी किया जाता है। और अभी हमने यहाँ क्वेश्चन के रूप में घड़ी में देखा था। तो घड़ी, रेडियो और टेलीविजन तीनों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अभी हमने देखा था, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा व्याख्या पढ़ देते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत के लिए कैपिटल H और स्मॉल z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। और 20,000 से, इसीलिए इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति का जो ध्वनि होता है उसको श्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि, मतलब जिसको नहीं सुना जा सके, और 20,000 से ज़्यादा जो ध्वनि होता है जिसकी आवृत्ति, उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई है,
तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, तो अभी हमने देख लिया था कि विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई होता है, तो हमने देख ही लिया। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं, देखिए लिखा हुआ ही तो है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और विद्युत शक्ति के बराबर मतलब क्या होता है फॉर्मूला इसका, कार्य बटे समय। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है, तो 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर तक होता है। एम्पियर ही बोलते हैं ना इसको, कुछ और बोलते होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो 3900 से 7600 के बीच होता है दृश्य स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखते हैं, 20 का सही आंसर हो गया। कुछ खास भी है क्या इसमें, चलिए पढ़ ही देते हैं फटाफट। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है, तो फिर बता कैसे रहा है 3900 से 7600। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रम में बोले, एम्पियर नहीं था वो, एंगस्ट्रम था, तो एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8600 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब माना जाता है इतना। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक की इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई। अच्छा विश्लेषण किया गया है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्प के अनुसार इसका प्रास तय कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ विकल्प में वही था 3900 से 7600 नज़दीक में, तो इसलिए इसको हुआ है। बस ये ध्यान रखना है, नैनोमीटर में अगर होगा तो नासा के हिसाब से 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर जो दृश्य प्रकाश है एक तरीके से, जबकि एनसीईआरटी में 400 से 700 कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर में सौर विकिरण दिख जाता है, अभी हमने देखा था व्याख्या। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, कई बार पीसीएस में ये मिलेगा आपको क्वेश्चन, कि सौर विकिरण को किस चीज़ से मापा जाता है, तो पायरेनोमीटर से मापा जाता है या पायर हेलियोमीटर से मापा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, मापी जाती है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। आर्द्रता के बारे में पूछ रहा है, हाइड्रोमीटर। अच्छा, अगर हाइग्रोमीटर के बारे में पूछता, ग यानी ग्रो की मीटर, तो हाइग्रोमीटर के बारे में पूछता तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि हाइड्रो जो जल या दाब का जो घनत्व है उसका मापन होता है हाइड्रोमीटर से। अच्छा, एक और है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर सोलर रेडिएशन का माप किया जाता है पायरोमीटर से, अभी हमने देखा था। वायु की गति के लिए एनीमोमीटर होता है, मतलब वायु गति के मापन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एक बार फिर से बोलता हूँ सारा, वायु की गति मापन के लिए एनीमोमीटर, और वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए हाइग्रोमीटर, उसके बाद फिर जल या हवा के घनत्व का मापन के लिए हाइड्रोमीटर, और सोलर रेडिएशन के मापन के लिए पायरोमीटर। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये व्याख्या देख लेते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को भी पास्कल भी कहते हैं, तो ऑप्शन में पास्कल भी रह सकता है, तो ध्यान रखना है कि दाब का मात्रक जो है एनएसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर तो है ही, और पास्कल भी है। अच्छा, और ये एक अदिश राशि है, अदिश सदिश पर भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अदिश राशि के बारे में आपको एक फैक्ट तो पता ही होगा कि अदिश राशि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है, तो अभी हमने देखा दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो कहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं है ही नहीं दोनों विकल्प, तो कोई नहीं इसमें हो जाएगा, विकल्प ई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए 8 मिनट का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में 12 क्वेश्चन तक ही देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के फिजिक्स के प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, लास्ट प्रश्न वो था दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं हो तो वो दाब है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अदिश और सदिश पहचानने के लिए लगभग प्रत्येक वर्ष रहता है ये क्वेश्चन। तो वैसे तो एक कंसेप्ट है इसका जिससे हम पहचान सकते हैं कि परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे बोलते हैं अदिश राशि। नाम से स्पष्ट है, अदिश मतलब दिशा नहीं और सदिश मतलब दिशा के साथ।
लेकिन कुछ जैसे ट्रिक भी है। सामान्य तौर पे जब आप देखेंगे पहचानने का तरीका, सामान्य तौर पे मैं बोल रहा हूँ, व और ब जिसके पहले रहेगा ना वो सदिश राशि है। मैं फिर से बोलता हूँ, व और ब जिसके पहले रहेगा वो सदिश राशि है। उदाहरण के तौर पे जैसे वल है, ब से वेग है, त्वरण है, तो ये सब सदिश राशि है क्योंकि वह है आया। लेकिन ये सर्वमान्य नियम नहीं है और ना ही कोई इसका वैज्ञानिक आधार है, ये सिर्फ समझने के लिए। इसके अपवाद भी हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, भार। भार कायदे से तो नहीं होना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि व और ब हो तो वो हो जाए, तो सदिश राशि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सदिश राशि है भार, ध्यान रखना है। उसी तरीके से विद्युत धारा एक अपवाद में आता है। विद्युत धारा में वह है शुरू में, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि कहलाता है। तो इस तरीके से बस ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, समान रूप से ये पहचाना जाएगा कि ब और व हो तो उसे सदिश राशि मतलब ज़्यादातर मामलों में आएगा। हालांकि भार भी सदिश राशि है और विद्युत धारा वह है होते हुए भी वो अदिश राशि है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल का भी मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है और दाब का भी मात्रक होता है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति, अच्छा बीमा किसे कहते हैं? जो एसआई मात्रक पर ऊपर में जो घात लगता है ना, स्क्वायर और क्यूब, उसे ही बीमा कहते हैं दरअसल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को, जो बीमा में परिवर्तन आया मतलब घात में जो परिवर्तन आया है और जो पहले वो घात था, उन दोनों में जो परिवर्तन हुआ उसे विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, मतलब उसमें बीमा नहीं होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। जब बीमा नहीं तो मात्रक नहीं, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। तो सिर्फ सही मैं पढ़ देता हूँ। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सीधी सीधी बात है, इसको पहचानने का तरीका आपको भी पता होगा। बी विग्योर याद रहना चाहिए। बी विग्योर यहाँ से वी वैलेट जो होता है, यानी बैगनी जो होगा यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा इसका वर्ण विक्षेपण होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका? बैगनी का। उसी तरीके से हम देखें रेड का, तो रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। और इसी सीक्वेंस में इसको हम देख सकते हैं बी विग्योर से। अच्छा, कभी कभी एक तरीके से ऐसे भी तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछ लेता है घटते हुए क्रम में। तो देखिए एक ट्रिक ये भी है, कई बार हमने टेस्ट सीरीज में देखा है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजुअल लाइट का, फिर अल्ट्रावायलेट किरण का, फिर एक्स रेज और फिर गामा किरण का। तो ये RMI VUXG इस तरह से ट्रिक के तौर पे याद रख लीजिए। ये घटते हुए क्रम में तरंगदैर्घ्य का ट्रिक है, RMI VUXG। ये बार बार मैं बोलता रहूँगा जब पर भी आएगा तरंगदैर्घ्य के बारे में, जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो धन आवेशित पूछ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाला। तो धन आवेशित हिस्सा कौन कहलाएगा? नाभिक कहलाएगा। इसी को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों, कैसे पहचान ली? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, तो नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है दोनों नाभिक में होता है, दोनों मिलकर के न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हिंदी में नाभिक कहते हैं। और यही धनावेशित होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में चारों ओर घूमता रहता है। देखिए वही व्याख्या में लिखा हुआ है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो न्यूक्लियॉन हो, नाभिक हो, न्यूक्लियस हो, सब वही है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, प्रोटॉन जो होता है, पेन का यूज कर लेता हूँ। प्रोटॉन एक तरीके से धनयान होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव होता है। लेकिन इसके साथ जो एक रहता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन न पॉजिटिव है न निगेटिव है, न निगेटिव ही है और ना ही पॉजिटिव है। तो ये एक तरीके से उदासीन होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षा में घूरता रहता है, वो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूल कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित हो जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज महत्वपूर्ण है, याद रखना है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज
जेम्स चैडविक ने किया था। तो ध्यान रखना, आपको ईंट पर नाच ऐसे करके तो ट्रिक याद ही होगा। नाच मतलब इसमें जो शब्द है मेन, न से न्यूट्रॉन, अच्छे से चैडविक यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उदरपातन, जिसको अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर का उदाहरण हम ले सकते हैं, कपूर ठोस में होता है, जैसे जलाते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करना भी एक तरीके से उदरपातन का ही, मतलब सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, उदरपातन, अच्छा यहाँ व्याख्या में देखिए, उदरपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। बस इतना ही बात था और कुछ नहीं। कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें क्या होता है? आवेशित कण होता है, आवेशित कण होते हैं कॉस्मिक किरणें। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना है। कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कॉस्मिक किरण हो, प्रकाश की गति लगभग समान होता है। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द को प्रयोग करता है? तो जनरेशन, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक हैं रॉबर्ट वाटसन है रडार के आविष्कारक। अच्छा, एक आता है एक्स रे मशीन का। एक तो एक्स रे मशीन के आविष्कारक कौन है? विल्हेम रॉन्टजेन हैं। 1901 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है भौतिकी का, एक्स रे मशीन के आविष्कार करने के लिए। और रडार का भी हमने देख ही दिया, रॉबर्ट वाटसन। अच्छा, एक आविष्कार मतलब खोज अभी ऊपर भी हमने देखा था, क्या क्या देखा था? ये जेम्स चैडविक थे, किस चीज़ के? न्यूट्रॉन की खोज करता है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज करता है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और है, फिर लिखा हुआ, अच्छा, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन द्वारा 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता था। तो कुल मिलाकर स्टोरी है, याद रखने के लिए। तो रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन हैं, 1935 में इन्होंने आविष्कार किया था। गॉड पार्टिकल्स है, तो गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसोन, यही तो है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ है, उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 2013 में किया गया। तो सत्यापन किया गया था हिग्स बोसॉन कण का 2013 में। बस इतना एक खास बात है और कुछ विशेष नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को 1930 में प्राप्त हुआ था। और एक कभी कभी पूछ लेता है कि आइंस्टीन को कब प्राप्त हुआ था? तो 1921 में, यानी 9 साल पहले ही प्राप्त हो गया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि 1930 में सर सीवी रमन को। इतना ही है इसमें, और थोड़ा बहुत और इसमें लिखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जैसे जो भारतीय हैं कभी कभी पूछ लेता है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। और सीवी रमन भौतिकी के पहले पुरस्कार प्राप्त करता है भारत में, तो 1930 में प्राप्त हुआ था। अभी हमने देखा था, यही तो क्वेश्चन था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला है 1968 में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सबसे पहली बार भारत को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे सीवी रमन थे भारतीय, लेकिन ये उसमें भारत के नागरिक नहीं थे, तो 1983 में मिला है इनको। फर्स्ट ब्लैक हॉर्न की जनसंख्या दी थी। अच्छा, ब्लैक हॉर्न की जनसंख्या, पता नहीं क्या लिखा, मैंने याद नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर सीमा जो है ना, चंद्रशेखर सीमा, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ही दिया था, और इसी कारण 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमृत सेन को अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार भारत को मिला था 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी शांति का पुरस्कार के तौर पे, और वी रामकृष्ण रसायन के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी तो हाल फिलहाल का 2019 का कहानी है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, जबकि अभी हमने देखा था रडार की खोज किसने किया था? रडार का खोज रॉबर्ट वाटसन ने, एक्सरे मशीन का खोज विल्हेम रॉन्टजेन ने किया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो 10 मिनट का हो गया है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो हम बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों का अवलोकन कर रहे थे, और 23 प्रश्न तक हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था 23rd नंबर प्रश्न में कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। और अब 24 से इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। ये 2 भाई थे राइट ब्रदर्स, एक ओलिवर विल्बर और पता नहीं एक और क्या नाम था। तो दोनों मिल करके
हवाई जहाज़ के आविष्कार किए थे, ठीक है। हालांकि कुछ वर्ष पहले एक मूवी आई थी पिक्चर बॉलीवुड में हवाई जादा करके, उसमें आयुष्मान खुराना और मिथुन चक्रवर्ती एक्टर थे। उसमें ये दिखाया गया है कि 1893 में ही भारतीयों ने हवाई जहाज़ का आविष्कार कर लिया था, लेकिन गुलामी के कारण वो चीज़ें ऊपर नहीं आ पाई। तो हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ चर्चा कर दिया, माना यही जाता है राइट ब्रदर्स ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर है तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो वैसे तो इसका आंसर ए नंबर हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन बात यहाँ से नहीं बनेगी, हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। तो वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए, जितना भी डिग्री है ना उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर, जैसे 40 यहाँ लिखा हुआ है, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर 1.8 से हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आपका सही है तब, और 32 को ऐड कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट वाला में दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं है, डिग्री सेल्सियस लिखिए और 9/5 लिख दीजिए। मैं फिर से मिटा के लिखता हूँ, 40 इंटू 9/5। दरअसल 9/5 को आप डिवाइड करेंगे तो 1.8 ही आएगा, और इसमें से 32 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 8 जा यानी 5 8 40, यहाँ पर 8 आ गया, 8 9 जा 72 होता है, तो 72 और 32 करेंगे तो 104 आ जाएगा कुल मिला करके। तो यही 104 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी इस तरह से लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ यही वाला मिल जाएगा, जब लास्ट वीडियो आएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बस व्याख्या में भी वही बातें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्याख्या में वही लिखा हुआ, बल गुणनफल है। तो बल दरअसल द्रव्यमान और त्वरण इन दोनों का गुणनफल होता है, कौन? बल। ऐसे एक पॉइंट और है कि संवेग एवं वेग का अनुमान किस चीज़ से लगाया जाता है? तो द्रव्यमान से लगाया जाता है, ध्यान रखना है। मतलब एक तरीके से एक बात ये भी समझ सकते हैं ना कि संवेग और जो वेग का अनुपात होगा, जो रेशियो होगा किस चीज़ का? संवेग और वेग का, तो ये दोनों जो रेशियो होता है वो द्रव्यमान के बराबर होता है। कुल मिलाकर के बात इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ इसको, बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का होता है, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। संवेग और वेग का जो अनुपात रहेगा वही दरअसल द्रव्यमान होता है। इतना ही बात मुझे कहनी थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A = V - U/T। ये विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, त्वरण क्या है, सदिश है कि अदिश है? तो ये सदिश राशि है त्वरण। आपको याद आ ही रहा होगा कि सामान्य रूप से व और व ये दो अगर कहीं पर शुरू में मिल रहा हो किसी शब्द के, तो समझ लीजिए कि वो सदिश राशि है। ये हमेशा लागू नहीं होता, जैसे भार देखिए अदिश सदिश राशि है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह तो है नहीं, तो सामान्य रूप से पहचानने के लिए तो वह है यहाँ पे, इसलिए सदिश राशि हो गया। मैं बार बार ये सब बात दोहराता रहूँगा, आप सिर्फ देखते रहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो जो सदिश राशि नहीं, अभी हमने देखा था कि सदिश राशि कौन नहीं होगा। पहले सदिश राशि कौन होगा, तभी हमने देखा था जिसके शुरू में व हो या ब हो, यानी वध विहार हो या बिहार हो, तो ये दोनों जो रहेंगे वो सदिश राशि रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी व लगा हुआ है, यहाँ पर भी व है, यहाँ पर भी व है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सदिश राशि हो गया, जबकि आयतन है ये यहाँ पर अदिश राशि हो गया। सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। लेकिन याद रखना है क्या है, देखिए भार अगर आप लिखते हैं तो भार में क्या वह है या वह है नहीं है, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि है। एक पॉइंट ये बात हो गया। अच्छा, 5 आपको और याद रखने हैं जो अपवाद हैं दरअसल इसके। कैसे? द्रव्यमान में देखिए वह आपको दिख जाएगा, विद्युत धारा में भी वह दिख जाएगा, ठीक है। विशिष्ट उष्मा में भी वह आपको दिख जा रहा है। फिर उसके बाद घनत्व हो गया, दाब हो गया, और एक चीज़ और कुछ है, आवेश। तो आवेश, घनत्व और दाब ये सब सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सब सारा वह होने के बावजूद भी ये सब सारा क्या है? अदिश राशि है, ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, समान रूप से व और भार ये आपको सदिश राशि के क्लासिफिकेशन के लिए मतलब सक्षम बना देगा, लेकिन कुछ अपवाद याद रखना होगा तब। द्रव्यमान, विद्युत धारा, विशिष्ट उष्मा 3 हो गया, आवेग, घनत्व और दाब ये 3 3 6 हो गया। ये 6 वह होने के बाद भी ये क्या है? अदिश राशि है। तो बार बार आप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा ये सारा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो परिणाम के साथ साथ
सॉरी परिणाम बोल रहा हूँ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती है। परिमाण मतलब मात्रा और दिशा दोनों बताता है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां हैं। देखिए इसमें सब में वह है तो सदिश राशियां हो गया। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं बताती है, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। तो इसमें वही बताया। बस मैं अपवाद वाला आपको याद कराना चाह रहा था कि अपवाद वाला 6 याद रखिए। द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत धारा, आवेश, घनत्व और दाब, ये 6 वह होने के बावजूद ये अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अभी तो ये पूछा था कि अभी मतलब जो अभी देख रहे थे उसमें क्वेश्चन था कि संवेग और वेग का जो अनुपात होता है वो द्रव्यमान होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। एक ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि बल किसका गुणनफल होता है? तो त्वरण और द्रव्यमान दोनों का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। कहाँ है? विकल्प सी में है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, सब कोई बनाएगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है, आपको पता ही होगा। 1 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये भी आपको पता होगा। दो ये याद रखना है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम दरअसल 10 पर पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। फिर से बोलूँ क्या? 1 पिकोग्राम बराबर 10 पे पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और माइको पूछ देता तब क्या बोलते हैं? तो 10 पे पावर 6 माइनस में रहेगा, तो ये इतना ग्राम मतलब 10 पर पावर -6 ग्राम ये माइको के बराबर होता है, लेकिन 10 पर पावर 12 का ग्राम ये पिकोग्राम के बराबर होता है। और ये नैनो वाला तो आपको याद ही होगा, 9 से नैनो, 9 से 9 यहाँ पर, तो 10 पे पावर 9 मतलब -9 है, ये ग्राम है। 10 राइज टू द पावर -9 ग्राम इक्वल टू नैनो। और 15 वाला क्या हो जाएगा? ये फेमटो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 ऐसे याद रखिए, फेमटो मतलब 15 होता है, और यहाँ 15 है नहीं 15 है, तो 10 राइज टू द पावर 15 ग्राम इक्वल टू फेमटो। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो लग रहा बल क्या है? लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, मतलब कुल मिलाकर घट जाता है, ये पॉइंट रखना है, उसी पर ये बन जाता। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। फिर से व्याख्या पढ़ देता हूँ और क्लैरिटी आएगी। लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। बस इतना ही बात है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग कैसी होती है वायु में? वायु में अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं? जब माध्यम की नीड होती है, मतलब किसी वैसे तरंग को हम कहते हैं ध्वनि तरंग, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जहाँ पर माध्यम होना चाहिए कोई ना कोई उसको पास होने के लिए। लेकिन एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रकाश में किसी प्रकार कोई मीडियम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो प्र यहाँ पर है इसलिए प्रकाश, तो प्रकाश वाला ध्यान रखिए, ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा प्र और प्रकाश, तो अनुप्रस्थ तरंग हो गया। लेकिन अनुदैर्ध्य ये वायु वाला अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। वायु में ध्वनि, तो ध से ध्वनि और ध से अनुदैर्ध्य ऐसे भी याद रखा जा सकता है इसको, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग, ध यहाँ पर है, आधा ध दोनों में। नेक्स्ट तो कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़ा में लगाना पड़ेगा याद करने के लिए, वरना वहाँ पर जाना हुआ भूल जाता है आदमी, पता नहीं क्यों। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम जैसे ठोस, गैस या फिर वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं याद रखना है, बस मेन पहचानने वाला तरीका याद रखना है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा पृथक किया जाता है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपको ये तो पता ही होगा कि सब्लिमेशन से डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसमें वही बात लिखा हुआ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर से। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। सेम बात है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए
विपरीत हो जाता, मतलब परिवर्तित हो जाता है। कुल मिलाकर के इतना कहानी नहीं याद रखना है, ठोस से गैस बदल जाता है, उसी को सब्लिमेशन है, हिंदी में उदरपातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है, तो आपको भी पता होगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है, क्योंकि जब हम किसी का मतलब कितना विद्युत खर्च हुआ पेमेंट करना होता है तो वाट ही तो देखते हैं ना, कितने वाट का है ये, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता भी कि ये बल्ब इतने वाट का है तो कितने यूनिट का होगा, तो खैर वो आगे देखेंगे। खैर विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट होता है, ये बात हो गया। अच्छा, कई इकाई से संबंधित हमने अभी तक पढ़ लिया है हमने। जैसे एक हमने पढ़ा था सबसे पहले वीडियो में, न्यूरॉन किसका इकाई है, तंत्रिका तंत्र का। नेफ्रॉन किसका इकाई है, किडनी का। आवृत्ति किसका इकाई है, हर्ट्ज का, है ना। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है, तरंगदैर्घ्य का। तो ये सब सारा हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये हर्ट्ज से कुछ याद आ रहा है, हर्ट्ज आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति हर्ट्ज का इकाई है। ठीक है, एक बात क्या याद आ रहा है, आपने ये सुना होगा कि 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता हेनरी हर्ट्ज थे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हेनरी हर्ट्ज थे। हालांकि नोबेल पुरस्कार इस पे काम करने के कारण मिला था आइंस्टीन को, तो ये बात ध्यान रखना है। ये तो भी आगे आएगा, तो कई बार मैं बोलूँगा। अच्छा, एक पॉइंट और है, ये दाब आया था ना, दाब आया था, तो दाब का क्या होता है इकाई, तो दाब का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल भी होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है इसके साथ साथ, ये सब सारा वही बात है। नेक्स्ट, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आजकल इंग्लिश शब्द भी दे देता है, ऐसा नहीं कि हिंदी में रहेगा तो हिंदी देख लेंगे, नहीं, हिंदी में भी देवनागरी लिपि में लिख देगा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी, तो बिजली का खर्च कितना हो, कैसे हम निकालेंगे, चुपचाप जो दिया हो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 वाट है, कोई बात नहीं, 100 गुने 10 घंटे 10 कर देंगे, अब बटे में 1000 कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, अब कितना हो गया, अरे अच्छा 1000 है ना, तो एक और जीरो रहेगा, तो 0 0 कैंसिल नहीं, 1 बचा यानी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के विकल्प बी में इसका आंसर है। कभी पता है इसी को बढ़ा के क्या पूछेगा, 10 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जले और 10 बल्ब जलता है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 100 रहता और 10 यहाँ पे लिख करके फिर से एक बार 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 0 1 0 2 0 3 0, तो 10 यूनिट हो जाता है, बस इतना ही बात है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला बात, तो ये आपको तो PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा देखने में, छोटा छोटा लास्ट में एक फिर मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब चैनल नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए। मार्च तक अगर 1000 नहीं होगा तो चैनल बंद हो जाएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो हम विगत वर्षों में BPSC में जो फिजिक्स के प्रश्न आए हुए हैं उसका अवलोकन कर रहे थे, और ये 40 नंबर तक तो हमने देख लिया, 41 नंबर का प्रश्न है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। ये कैसे आएगा, ये आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, इधर दिया हुआ मैं PDF दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है जिससे बनता है हमेशा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो ओम होता है, तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको जिंक क्लोराइड भी ऑप्शन में रह सकता है, तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों का सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि एक समान शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है कैथोड के रूप में। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट थे इस क्वेश्चन में। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, देखिए एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे। नेक्स्ट है डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑब्जर्वेशन वाली बात यहाँ पर ये है ना कि कभी कभी यांत्रिक को यहाँ लिख देगा मैकेनिकल ऊर्जा, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में देख के पढ़ लेंगे, नहीं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिख देगा मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को। तो ध्यान रखना है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या इसी को दे देगा तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा एक पॉइंट और खास है,
कभी क्वेश्चन, पहले मैं फैक्ट बता देता हूँ। डायनेमो, माइक्रोफोन और ट्रांसफार्मर ये तीनों विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायनेमो, माइक्रोफोन और ट्रांसफार्मर ये तीनों विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है, तो इसमें से कोई एक दे देगा, नहीं तो दो दे देगा, तो क्योंकि ई नंबर ऑप्शन भी तो होता है, तो ध्यान रखना है डायनेमो, माइक्रोफोन और ट्रांसफार्मर। अच्छा, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है? नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य नहीं करता है। अच्छा, विद्युत मोटर में फिर क्या होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को एमीटर से नापा जाता है। अगर पूछता आपसे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसी एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए एमीटर नामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी पूछ देता है, तो अदिश राशि होता है ये। वैसे देखिए, मैंने आपको अदिश और सदिश के लिए एक चीज़ चर्चा किया था आपसे, मैंने कहा था व और ब ये अगर शुरू में हो तो समझ जाइएगा कि ये सदिश राशि है। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न शायद आ ही रहा होगा कि यहाँ पर तो विद्युत धारा है, तो वह तो आ गया, तो क्यों नहीं ये हुआ अदिश, ये सदिश राशि क्यों नहीं हुआ, अदिश क्यों हो गया? मैंने उसी समय ये बात बोला था कि कुछ अपवाद हैं, तो 6 अपवाद मैंने आपको बताए थे, उसमें से एक विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा मैंने बताया था, फिर आवेग था, तो कई सारी चीज़ 6 थी कुल मिलाकर के। तो इसको आपको याद रखना है, सिर्फ बस ये ध्यान रखना है वह सामान्यता रहेगा, लेकिन विद्युत धारा है जो ये आपका क्या है, ये मतलब उस पर वो वाला काम नहीं करता है नियम, यानी अदिश राशि है विद्युत धारा। कुल मिला के 6 हैं ऐसे ही। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ 6 कौन कौन से हैं। देखिए, यही सारे 6 थे। इसमें एक है द्रव्यमान, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान और विद्युत धारा एक लाइन में याद कर लीजिए। आवेश, घनत्व और दाब ये एक लाइन में याद कर लीजिए। तो ये सारे क्या हैं, ये 6 आपको अपवाद के रूप में याद रखने होंगे, बाकी वह वाला नियम काम कर जाएगा। भार भी ध्यान रखना है, भार भी क्या है, वो अदिश राशि ही है एक तरीके से, सॉरी सदिश राशि ही एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक फैक्ट और है, क्या है इसके, अच्छा, हमेशा श्रेणी क्रम में, एमीटर यंत्र को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसे श्रेणी क्रम में सेट किया जाता है या फिर उसे निश्चित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में एमीटर यंत्र को निश्चित किया जाता है, ध्यान रखना ये पॉइंट। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। और एक पॉइंट और क्या है, पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। तो अब ये ईएमएफ एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखेंगे आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो अभी तो हमने देखा था विद्युत धारा एमीटर उपकरण से मापी जाती है। तो देखिए ठीक रिपीट हो गया, 18 में भी आया, 19 में भी आया है, और बाकी तो ये भी इसका विकल्प बी हो ही गया। बाकी आपको तो पता ही है कि एम्पियर मापन के लिए यूज होता है एमीटर का, और हमेशा श्रेणी क्रम में इसका यूज होता है। वैसा मात्रक किस क्या होता है विद्युत धारा का, अभी मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। 6 अपवाद में से एक विद्युत धारा है ना। अच्छा, एक बोल्ट मीटर है यहाँ पर। वोल्ट मीटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमेशा समानांतर क्रम में होता है, जबकि हमने एमीटर के बारे में देखा था कि श्रेणी क्रम में इसका यूज होता है। वोल्ट मीटर के बारे में दूसरा पॉइंट है कि विभवांतर मापने के लिए इसका यूज होता है, जबकि हमने एमीटर के बारे में क्या देखा, विद्युत धारा मापने के लिए इसका यूज होता है। अच्छा, विद्युत धारा का प्रतिरोध अनंत होता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जो आदर्श एमीटर होता है तो उसका प्रतिरोध 0 होता है। मैंने तुलना कर दिया दोनों का जो मैंने बताया, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और पॉइंट भी कई है। तो देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक अदिश राशि है। क्लियर है ये बात। फिर ये और विद्युत धारा जो होता है, हाँ, इसके लिए एमीटर मापन जो यंत्र लगाए जाते हैं वो हमेशा कौन सा श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए यूज होता है, और ये हमेशा समानांतर श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। समानांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम नहीं बोलेंगे। तो समानांतर क्रम में कौन होगा, वोल्ट मीटर। श्रेणी क्रम में कौन होगा, अमीटर। क्लियर है ये। प्रतिरोध के मामले में तुलना यही है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि आदर्श एमीटर अगर होगा तो उसका प्रतिरोध 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर जब कभी आएगा फिर से बोल दूंगा ये सारी बातें। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जो प्रकाश में 7 रंग होंगे, प्रिज्म से उसको 7 को अलग कर सकते हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में होता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है
कि दोनों किनारे साइड कौन कौन से रंग होंगे, तो बैगनी और लाल होंगे दोनों किनारे, आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको दरअसल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा। कैसे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 हो गया, और इसको 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो कुल मिला करके ये मतलब कुल तरीका तो अलग है इसका, 0.5 मीटर आता है तो 50 सेंटीमीटर होगा। अभी देखेंगे एक जगह एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैंने सॉल्व भी किए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, एक इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये फैक्ट मैंने नोट कर रखे थे, क्योंकि डायोप्टर दरअसल होता क्या है, लेंस की क्षमता होता है, तो उसी से संबंधित एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है कि फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या थी, 2 डायोप्टर थी, तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर आ गया। तो कुल मिलाकर के बात ऐसे देखना, जितना जितना रहेगा डायोप्टर दिया हुआ उसको 1/, कर देना है। तो यहाँ पर 2 था तो 1/2 हो गया, जब इसको हम कट छट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और इसी को 0.5 ये मीटर में आएगा, और इसी मीटर को हम जब सेंटीमीटर बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि विकल्प सेंटीमीटर में है। तो बस इतनी ही बात थी। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में वही लिखा हुआ, चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर की तरफ संकेत करती है। कुल मिलाकर के इतनी कहानी को राम कहानी नहीं याद रखना है। चुंबकीय सुई संकेत दिशा क्या है, उत्तर, बस सीधा पॉइंट। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर देते हैं, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। वही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए मिला है। लेकिन एक पॉइंट इसमें है जिसमें फंसा देगा, अगर क्वेश्चन बना दिया तो, अगर सिर्फ इतना ही जानेंगे तो फंसा देगा। जैसे क्या, अगर आप हमसे ये पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो खोज आइंस्टीन ने नहीं की थी, खोज तो हेनरी हर्ट्ज ने की थी। हेनरीज हर्ट्ज कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो हेनरीज हर्ट्ज या हेनरी हर्ट्ज, इन्होंने खोज किया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, ठीक है। 1800 समथिंग में कुछ किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इस पर काम करने के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। तो ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में भी आपको मिलेगा, बिहार में भी कई बार पूछा है। अच्छा, ठीक इसके 9 साल बाद सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला हुआ, तो ऐसे कनेक्ट करके याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछता है कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उपलब्ध जो विकल्प है उसके हिसाब से यूरेनियम का उपयोग होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। और सबसे भारी धातु है यूरेनियम यहाँ पर। तो वही सारी बात है यहाँ पर, देख लेते पढ़ लेते। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अच्छा, एक दो पॉइंट और है, जैसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को, और होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार भी दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार पुरस्कार की मतलब कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो होमी भाभा पुरस्कार। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे तो कमरे को ठंडा किया जाएगा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है कि कमरे को गर्म कर दिया जाएगा और विकल्प दे देगा, तो उसमें एक विकल्प रहेगा रेफ्रिजरेटर को खोलने से, यानी फ्रिज को खोल देंगे तो कमरा का तापमान थोड़ा गर्म हो जाता है। तो बस ये बात है, और ठंडा करने के लिए संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे तब। तो पॉइंट हो गया सारा दोनों। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो वो बना होता है, एक मिश्र धातु होता है दरअसल वो, तो टीन और शीशे का बना होता है। तो अगर कभी ऐसे पूछ दे कि टीन की मात्रा ज़्यादा होती है कि उस फ्यूज में कि शीशे की, तो टीन की ज़्यादा, 63% टीन होता है और 37% शीशा होता है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, थोड़ा सा शब्द बदल करके तो पढ़ देता हूँ। एक फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, यह रांगा और शीशा यानी कि टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसका गलनांक निम्न होता है। हाँ, तो कभी कभी ये भी पूछ देगा गलनांक निम्न होता है कि क्या क्या, इस तरह से गलनांक वाले पर बनता है क्वेश्चन। तो गलनांक निम्न होता है, ठीक है। और प्रतिरोध कैसा होता है, तो प्रतिरोध उच्च होता है, ध्यान रखना है। प्रतिरोध फ्यूज का उच्च होगा, गलनांक निम्न होगा, तभी तो जल्दी जब गल करके टूट जाएगा, और ज़्यादा अगर उस पर लोड होता है तो तब सारे जितने भी यंत्र हैं विद्युत वाले वो सब बच जाएंगे खराब होने से। बस ये दोनों महत्वपूर्ण बातें थी, बाकी और महत्वपूर्ण नहीं, उसको छोड़ देता हूँ। कितना दिमाग में कचरा भर के रखेंगे, एकदम टू द पॉइंट देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है।
तो कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पूछ रहा है, तो इस उपलब्ध विकल्प में से सबसे अधिक कुचालक पारा है। ठीक है, और पारा के बारे में एक पॉइंट और आता है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है ये पारा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहलाता है, जैसे कि लकड़ी, कांच इत्यादि। और सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, पारा की ऊष्मा की चालकता कम होती है। तो बस ये ध्यान रखना है। और उसमें से भी लेड और पारा में से चुनाव करना हो तो पारा को हम चुनेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाला। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए फिजिक्स के प्रश्नों को हम देख रहे थे। 55 तक हमने देख लिया है, 56 से है इसमें। तो अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया कि शून्य पारगम्यता अति चालक का लक्षण है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, क्लैरिटी और बढ़ेगी। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन ऐसे अगर बने कि प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था, तो H.K. ओनेस ने किया था, और 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के यानी केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी कोई विद्युत प्रतिरोध नहीं होता है उसका। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अतिचालक का ये परिभाषा बताया था। नेक्स्ट है, समझने के लिए सिर्फ ये है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। तो अगर इस तरह के पदार्थ हमें मिल जाए तो देश में ऊर्जा सुरक्षा में एक सहायता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि अतिचालक की चुंबकीय पारगम्यता होती है, तो अतिचालक की चुंबकीय पारगम्यता भी शून्य होती है और प्रतिरोध भी शून्य होता है। वैसे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ये आपको पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक प्रतिरोध घटता है, तो अर्धचालक को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम याद रखिए। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित में से किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है। तो ये दो तरह के और क्वेश्चन बनते हैं। व्याख्या में भी वही बात लिखा हुआ है कि अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है, और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। मतलब उसमें तापमान बढ़ा देंगे अर्धचालक में तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगेगा ठंडा? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यही कारण है कि जो लोहे का गुटका होता है वो ठंडा लगता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन और भी पूछते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रेशर कुकर खाना जल्दी पकाता है, क्यों पकाता है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। एक क्वेश्चन पिछले हमने देखा था कि थर्मस फ्लास्क में ठंडा या जो गर्म होता है तो गर्म या ठंडा क्यों रह जाता है? क्योंकि उसमें वायु की दो परतों के बीच में वायु नहीं होती है, इसीलिए। तो अधिक समय तक ठंडा भी रह सकता है और गर्म भी रह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछते मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, अच्छा ये इसी का व्याख्या लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो अंततः कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं।
तो ये फैक्ट याद रखना है। ऐसे सामान्य रूप में सोचने पर ये समझ में नहीं आता है, लगता है कि फ्रिज को थोड़ा खोलेंगे तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा गर्म हो जाएगा। व्याख्या में भी वही बात है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ठंडा कमरा कैसे हो सकता है। तो संपीड़ित गैस को अगर हम छोड़ देंगे कमरे में तो कमरा जो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पूछा था कि तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होती है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है या नहीं बदलता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग या गति बदल जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है, किसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। कितना होता है वैसे आप कमेंट करके बताइएगा। लिखा हुआ है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। तो सेम बात है। नेक्स्ट है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस में बनते हैं। तो लेंस से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। वैसे तो ये देख लेते हैं कि उत्तल लेंस से बनता है वो ग्लास जो पढ़ने में काम आता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। कभी कभी आंखों की समस्या से पूछा जाता है, जैसे कि मायोपिया हो जाता है। तो किसको होता है मायोपिया। तो नज़दीक जो मतलब नज़दीक स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की चीज़ें यानी निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उसको मायोपिया कहते हैं। तो अंग्रेजी में भी लिखा जाने लगा है देवनागरी में कि मायोपिया ऐसे लिखा देगा। तो इसके लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और हाइपरमाइट्रोपिया ठीक इसके उल्टा है, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, यानी कि नज़दीक की चीज़ें दिखने में दूर की चीज़ें दिख जाएगी, नज़दीक की चीज़ें दिखने में दिक्कत होती है, और उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि न्यूनतम सामान्य दृष्टि कितनी होती है इंसान की। तो 25 सेंटीमीटर होती है मिनिमम सामान्य दृष्टि। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं नोट कर रखा है यहाँ पर, अवतल के बारे में लिखा हुआ है। उत्तल लेंस के बारे में तो आपने देख लिया कि पढ़ने के काम में आता है, और उत्तल लेंस का हम प्रयोग हाइपरमाइट्रोपिया में भी करते हैं। अवतल दर्पण के बारे में कभी कोई पूछता है, तो इसका यूज अवतल दर्पण में दांत का चिकित्सक, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में या हेडलाइट सर्च लाइट में हम यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण दरअसल छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो जहाँ जहाँ छोटे चीज़ों को बड़ा करने की आवश्यकता होगी, वो जैसे दांत का डॉक्टर तो कैसे देखेगा जब तक उसको बड़ा में नहीं दिखेगा, तो इसीलिए वहाँ पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बात वही व्याख्या में भी लिखा हुआ है, कोई खास नहीं है। एक थोड़ा सा उत्तल दर्पण के बारे में नीचे नोट किया हुआ है, तो ये भी देख लीजिए। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होगा। तो देखिए, उत्तल दर्पण पता क्या करता है, ये छोटे जगह में बड़े एरिया को दिखाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने से समझ में आएगा कि यातायात को देखने के लिए, अब छोटा दर्पण तो बड़ा लगाया नहीं जा सकता है गाड़ी मोटर के पीछे, तो वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि छोटे एरिया में ही बड़े एरिया को दिखाया जाए, मतलब छोटे ऐनक में बड़े एरिया को दिखाया जाए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। सड़क पर जो परावर्तक लैंप होता है वहाँ पर भी यूज होता है। और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आभासी और सीधा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि का वायु में वेग उपलब्ध विकल्प के हिसाब से 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वैसे लुसेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर शायद 333 या 334 दिया हुआ है, तो जैसा विकल्प है उसके हिसाब से 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वायु में वेग। और वायु की गति मापने के लिए कभी भी पूछ लेता है, तो एनेमोमीटर से वायु की गति का मापन होता है। तो एनेमोमीटर ध्यान रखना है, एनेमोमीटर से वायु की गति का मापन होता है। और ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ, 334 से 333 भी कहीं कहीं पर मिलेगा, मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, देखिए यहीं खुद लिखा हुआ है, शुष्क वायु रहेगा 332 और शुष्क वायु लिखा हुआ। अच्छा, तापमान बढ़ने पर तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332, तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 346 हो जाता है। सबसे कम होता है शुष्क वायु का 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब समान ताप पर सबसे कम वेग होगा ध्वनि का वेग। सबसे कम ध्वनि का वेग किस में होगा, शुष्क वायु में होगा। तो फिर सबसे ज़्यादा वाला भी जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा वाला होगा कहाँ, एल्युमिनियम में। और अगर ऊपर से नीचे 3 क्रम फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना हो, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में, दूसरा स्टील में और तीसरा लोहे में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है।
और सबसे कम तो अभी हमने देख ही लिया शुष्क वायु में, और अगर सेकेंड लास्ट देखा जाए तो हाइड्रोजन में। बस यही सारे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण के दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है आकाश नीला? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, यही कारण है कि आकाश नीला लगता है। वही बात है, पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इसी प्रकीर्णन में बैगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। सीधा सीधा बात है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये तो आपको रटा हुआ होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसको थोड़ा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरू में पानी का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, और फिर मतलब शुरू में पानी का घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तब पर भी घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तब घनत्व बढ़ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? अरे सीधा सीधा बात इतना रखिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है, ये इतना ही पॉइंट याद रखना है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। अच्छा, यहाँ से बात देखिए समझना होता है कि आयतन पहले पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से अगर सफ़र करेगा तो आयतन पहले क्या होगा, कमेगा और फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है आयतन। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 तक आएगा तब तो क्या होगा, एक तरीके से घटते रहेगा ना। यही सारी बातें हैं। कुछ और पॉइंट है, जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन क्या होता है, घट जाता है। अच्छा बस अच्छा, कुछ और भी है, जैसे बर्फ़ के अलावा भी जैसे पूछा जाता है ना कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जो पिघलने पर उसका आयतन घट जाता है, तो बर्फ़ का तो घटता ही है, ढलवा लोहा का भी घट जाता है, पीतल का भी घट जाता है, ये सारे हैं। और ये सारे ऐसे पदार्थ हैं, बिस्मथ हो गया, टिमोनी हो गया, पीतल, बर्फ़, लोहा हो गया, ये अपने ही गले हुए पदार्थ में ये प्लवन करते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, तो ये भी पॉइंट एक महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बस डिजिट चेंज हुआ है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो क्या ट्रिक था, या तो जो 50 दिया हुआ है इसको आप 1.8 से मल्टीप्लाई करके 32 को ऐड कर दीजिए। अगर पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, 50 गुने 9/5 कर दीजिए और यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई 32 को ऐड कर दीजिए, तो 5 10 जा यहाँ आ गया, 90 हो गया। तो 90 को अगर 32 से जोड़ेंगे यानी 32 जोड़ देंगे तो 122 आएगा। देखिए 122 यही बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा। बस कंसेप्ट देखिए यहाँ पर ऐसे किया हुआ है। तो यह तो 1.8 रखिए याद, जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 नहीं तो 9/5 याद रखिए, और जो सेल्सियस दिए रहेगा उसी से करना है, और 32 तो जोड़ देना है, बस इतना ही बात है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो पृष्ठ तनाव, जो सरफेस टेंशन होता है इसी कारण गोलाकार हो जाता है, और अणुओं के बीच के आकर्षण के कारण ये होता है, तो ये बात ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव कैसे होता है, तो अणुओं के बीच के आकर्षण के कारण होता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। व्याख्या में वही बात है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा सयंता होती है, तो सबसे ज़्यादा सयंता जो होती है वो शहद की होती है उपलब्ध विकल्प में से, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सयंता से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं तो बर्नौली हैं, अगर पूछ दें निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक सयंता में शोध से संबंधित हैं, तो बर्नौली, ध्यान रखना है, ठीक है। शहद का सबसे ज़्यादा सयंता होता है, उसके बाद खून का, उसके बाद जल का, उसके बाद वायु का, तो ऐसे क्रम भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ है, ठोस में सयंता होती है क्या? ठोस में सयंता नहीं होती है, ठीक है। द्रव और गैस में होता है, और गैस में परतों के कारण होता है, जबकि द्रव में जो सयंता होती है वो संसंजक बल के कारण होता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट वीडियो होगा नेक्स्ट वाला। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो हम बीपीएससी में फिजिक्स के आए हुए प्रश्नों का अवलोकन कर रहे थे, और इस कड़ी में ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं मास्टर वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है महासागर में ऊंची जल तरंगें, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। थोड़ा और जूम करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। व्याख्या में वही बात लिखा हुआ है, महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है, और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठा पाती, तो ध्यान रखना ये बात।
अच्छा, एक आता होता है कि सिजगी, तो सिजगी कब होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिजगी की स्थिति कब उत्पन्न होती है? लिखा हुआ है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा, मतलब कि पत्थर के टुकड़े को समझ लीजिए कि चांद से उठा के और पृथ्वी की सतह पर लाएंगे तो क्या बदलाव होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदल जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, तो इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही बात है। देखते हैं 2-3 पॉइंट है इसमें, क्या है पढ़ लेते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है तो समझ में आ ही गया होगा। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते रहती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, परमाणु जो रिएक्टर होता है वहाँ पर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसकी में, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। और परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो इस ऊर्जा का नेक्स्ट पॉइंट है, इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 इंटू 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सारा प्रताप प्राप्त हो जाता है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अभी तो हमने देखा था सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और अगर आपको पूछ ले कि परमाणु बम का किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था, ये याद रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन होगा इसमें। बस 19 अप्रैल ध्यान रखना है, किसी विशेष ऐतिहासिक चीज़ से या कोई दिवस से जोड़ करके याद रख लीजिएगा जो भी आपको याद है। तो 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह, जिसका नाम क्या था, नाम भी पूछ लेता है, आर्यभट्ट नाम था, इसी को छोड़ा गया था, ठीक है। 1-2 पॉइंट और मैंने नोट कर रखे हैं। कहाँ से छोड़ा गया था? तो रसिया का एक जगह है जिसका नाम है कपुस्टियान यार से छोड़ा गया था ये, ठीक है। मैप में देखेंगे आप, गूगल में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और ये जो आर्यभट्ट था एक कृत्रिम उपग्रह था और इसका ऊर्जा का स्रोत क्या था? तो सौर सेल था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अच्छा, किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था आर्यभट्ट? कॉस्मोस 3M इससे छोड़ा गया था ये, ठीक है। 360 kg का था। मैं सारे पॉइंट को फिर से बोल देता हूँ। भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसको कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो रसिया का एक जगह है कपुस्टिन यार से छोड़ा गया था रसिया का। चौथा पॉइंट क्या है, किस वाहन से छोड़ा गया था? प्रक्षेपण यान क्या था? तो प्रक्षेपण यान या प्रक्षेपण वाहन कॉस्मोस 3M था। और मतलब कितना बड़ा था? 360 kg का था। तो PCS में ऐसा पूछ भी सकता है, kg वेजी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष दीर्घतम होता है। तो प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है, ठीक है। वैसे तो ये 1994 में पूछा गया और 2006 या 2005 में शायद इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अब अगर क्वेश्चन बनता है तो हम क्या लेंगे? वरुण का नाम लेंगे शायद। अच्छा, लघुत्तम अगर है तो लघुत्तम वर्ष कहाँ होता है? तो बुध में होता है, क्योंकि 88 दिन में ये चक्कर काट लेता है। वही बात यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में, मतलब रिमोट से जो कंट्रोल करते हैं टीवी को, तो अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है रिमोट में। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स किरणों की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अच्छा, एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होती है जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अच्छा हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता है कि वेवलेंथ के घटते क्रम में सेट करने के लिए पूछता है। तो इसके लिए RMI VUXG जब आएगा, टेस्ट सीरीज भी आगे आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे। ये बात मैं बार बार बोलता रहूँगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट और फिर अल्ट्रावायलेटेड किरण, एक्स रेज और गामा रेज। तो ये घटते क्रम में इसका वेवलेंथ है। अगर पूछ ले कि
सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेडियो वेव का होता है। सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का होता है वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब वेव ग्योर वाला तो आपको पता ही होगा, जो नहीं पूछता है कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम बताते हैं रेड का होगा। सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होगा, तो वायलेट का होगा। चाहे पूछ लेता है वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वर्ण विक्षेपण वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल का होता है। और इसी क्रम में वेव ग्योर करके याद रखते हैं। ये सारे पॉइंट थे इसमें, बस और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पॉइंट लगाया हूँ मैं, क्या है इसकी चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल, नहीं कुछ खास पॉइंट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है, तो 8.5 मिनट है उपलब्ध विकल्प के हिसाब से। वैसे 499 सेकेंड या 500 सेकेंड याद रखना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में लेने वाले समय, ठीक है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। एवरेज दूरी तो जान लीजिए सिर्फ ऐसे ही 150 × 10⁻7 किलोमीटर है, लेकिन प्रकाश की चाल जरूर याद रखिएगा 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की मतलब धरती पर पहुंचने में कभी मिनट में पूछता है, कभी सेकेंड में, कभी सेकेंड और मिनट दोनों में पूछ लेता है। वैसे एग्जैक्टली इसको 8 मिनट 19 सेकेंड हम नाम लेंगे, और 499 सेकेंड होता है, लेकिन कहीं कहीं 500 सेकेंड भी आया हुआ है किसी एग्जाम में पीसीएस के, और वहाँ सही माना गया है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी तो ये तो बता ही दिया है कि 150 × 10⁻7 किलोमीटर, और चाल तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, फिर से वही सेम क्वेश्चन। तो देखिए कोई यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, दोहरा हुआ क्वेश्चन का, तो ये विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें पता है 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड होगा। 500 सेकेंड मतलब 499 सेकेंड भी रहेगा, या 500 सेकेंड भी रह सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो आपको याद होगा अच्छे से। सबसे छोटा ग्रह पूछता तब किसका नाम लेते हैं, बुध का नाम लेते हैं। और सबसे कम दिन का वर्ष यही होता है, बुध पर ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा है, सी भी है और फोर्ट्रॉन भी है, जबकि फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होती है, तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, जब तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग वाले तारों के निर्माण में किया जाता है, तो विद्युत संचरण के लिए जो जिससे करंट पास होता है, तो वो तार तांबा का हो सकता है, तो एल्युमिनियम का हो सकता है। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है, तो अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में जर्मेनियम का यूज करते हैं, ये अर्धचालक रूप में सिलिकॉन का भी यूज करते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम चुन लेंगे, दोनों रहेगा तो फिर दोनों हो जाएगा। इसमें सिलिकॉन कहीं पर नहीं दिया था, जर्मेनियम था, तो इसलिए हमने यूज कर लिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर, उतना दिमाग ना लगाइए, सिर्फ याद रखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर में, ठीक है। और जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। अगर विकल्प में दोनों है तो दोनों का टिक लगाने, तो सिलिकॉन को चूज करना होगा। दिक्कत यह बीपीएससी में ई नंबर ऑप्शन भी तो रहता है, यहाँ पर सिलिकॉन नहीं था इसलिए जर्मेनियम को हमने चूज कर लिया। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में दो चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि परमाणु का नाभिक धनायन होता है कि ऋणायन, तो धनायन होता है, ठीक है। क्यों, हालांकि न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन प्रोटॉन चूंकि होता है धनायन, तो इसलिए इसका जो नाभिक होता है वही पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फिर यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि नाभिक को ही एटॉमिक, मतलब यही दोनों मिलकर के एटॉमिक भार भी निर्धारित करते हैं, और इसी को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियॉन कहीं कहीं पढ़ते हैं, न्यूक्लियॉन है ये। तो ये सारे पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि परमाणु में पदार्थ के रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है, तो इलेक्ट्रॉन निर्धारित करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये एटॉमिक भार का निर्माण करता है, ठीक है। आविष्कारक का भी नाम पूछा जा चुका है और हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता तो ईट परनाच आपको तो याद होगा ही, तो ईट
क्या नाम है आप बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज, और ये उदासीन होता है, ठीक है। तो अच्छा, फिर एक है ये कौन सा, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके लिए ट्रिक ईट और नाच ऐसे करें, ईट पर नाच कर ट्रिक है ऐसे याद रखने का, इसका आपने ज़रूर सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, इसमें पूछने की बात थोड़ी है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए पिछले वीडियो में ही जब हम, या शायद इस वीडियो में भी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। कहीं कहीं अच्छा, नाभिकीय विखंडन और परमाणु बम, और अगर आप पूछ ले कि परमाणु रिएक्टर, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन कहाँ हम यूज करते हैं? सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होता है, मतलब सिद्धांत पर होता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। कभी उस तीनों में से कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, इसलिए तीनों पॉइंट याद रखना है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, पहला पॉइंट। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य परमाणु, भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्व में टूटना। इस विखंडन के परिणाम रूप ऊर्जा उत्पन्न होती, परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो देखिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछता है। तो आपको पता ही होगा, ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का। फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का, क्या है? हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, आपको बताने हैं। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन जो है वायु में नोबेल गैस नहीं होता है, जबकि नियोन होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बस इतनी ही बात है, व्याख्या में वही लिखा हुआ है, रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं होती है, जबकि अन्य अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन पाई जाती है। मतलब चारों ही अक्रिय गैस था, लेकिन इसमें रेडॉन ऐसा अक्रिय गैस है जो वायु में नहीं पाया जाता। रेडॉन गैस पता है जमीन से निकलता रहता है। जो मकान होता है ना, तो मकान का निचला जो तल्ला होता है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ से रेडॉन गैस निकलता रहता है। क्वेश्चन बना हुआ भी है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? द वाट। तभी तो हम देखते हैं कितने वाट का ये है, ऐसा पूछते हैं, बिजली का कोई भी यंत्र लेते हैं तो वाट पर आधारित होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजली की खपत का बिल यानी किलोवाट प्रति घंटा से मापा जाता है। निम्नलिखित में से भारी धातु है? तो यूरेनियम उपलब्ध विकल्प में से भारी धातु है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछता है, भारत निम्नलिखित में से विश्व का भंडार है? तो थोरियम का भंडार है, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है इसमें। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी परमाणु संख्या 92 है और परमाणु भार 238.08 है। पता नहीं, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, क्योंकि पीसीएस फैक्ट ही पूछता है। यूज कहाँ होता है इसका? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन में यूज किया जाता है। और क्वेश्चन ये बने कि नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत पर काम करता है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, ठीक है। ये विकल्प सी में इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बनाया गया 19 अप्रैल 1975, तो जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए शायद बनाया गया होगा, या पता नहीं, लेकिन जान लीजिए 1975, 19 अप्रैल 1975 किस लिए विख्यात है आपको पता ही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम है उसका। कब उसको लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, ये डेट याद रखना है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो रसिया का एक जगह था, नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, और क्या है, कितने किलोग्राम का था? अगर ये याद रखना हो, 360 था क्या? 325 या 360 था, अभी पिछले वीडियो में ही मैंने रिकॉर्ड किया था, याद नहीं आ रहा है। बस इतनी ही सारी बातें थी और कुछ विशेष नहीं है। हाँ, एक है कि कौन सा प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था पहला उपग्रह? तो कॉस्मोस 3M से छोड़ा गया था। तो फिजिक्स समाप्त हुआ। ये मास्टर वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो संबंधी सुझाव आप जरूर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कीजिए ना, कि जो आपकी मर्जी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मार्च तक अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो चैनल बंद हो जाएगा। थैंक यू आपको।